हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश हंगडाले और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान और इसमें हम पढ़ रहे हैं हमारा अध्याय क्रमांक 3 जिसका नाम है धातु और अधातु। इसमें जो है हमने बहुत सारी चीजों को अभी तक कवर कर लिया है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि भाई ये संक्षारण क्या होता है और धातुओं का परिष्करण यानी कि शोधन कैसे होता है। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने इस कहानी को कहां तक शुरू किया था, कहां से शुरू किया था, कहां तक हम पहुंच चुके हैं और कैसे इस कहानी का आज हम इस क्लास में अंत करने वाले हैं। तो अभी तक हमने कौन सी चीजें पढ़ी हैं? तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, किसी भी धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। बात समझ में आई? हमने और कौन सी चीज पढ़ी थी? हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे करती है कोई भी धातु या फिर अधातु। साथ में हमने देखा था कि आप यदि धातुओं की प्राप्ति करना चाहते हो आप कैसे करोगे, और आपने ये जाना था कि धातु और अधातु जो है वो आपस में मिलकर क्या करती हैं। तो धातुएं और अधातुएं जब आपस में मिलती हैं तो वो किस चीज का निर्माण करती हैं भाई? तो वो निर्माण करती हैं आयनिक यौगिक का। तो ये सारी चीजें जो हैं मैं आप लोगों को ऑलरेडी बढ़िया तरीके से डिटेल्ड वीडियो में पढ़ा चुका हूं। बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, आज इस क्लास का, आज इस चैप्टर का लास्ट वाला पोर्शन कवर करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारी जो धातुएं होती हैं, बात समझ में आ रही है, हमारी जो धातुएं होती हैं उसका हम परिष्करण कैसे करते हैं, संक्षारण किस चिड़िया का नाम है और मिश्र धातुएं क्या होती हैं। बात समझ में आ गई? तो अब एक काम करें, जहां तक हो गया है उसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लें, यहां तक यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप उसको भी देख लें। बात समझ में आ गई? और आज जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसको भी बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लें। क्या कहते हो? बात समझ में आ रही है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाले है आज की क्लास। बढ़िया चीजें डिस्कस करेंगे, नॉलेज बढ़ाएंगे और अपना जो कॉन्सेप्ट है ना उसको बढ़िया तरीके से जो है हम बूस्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। चलिए यहां पर आ जाइए। अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे सामने वो है कि भाई धातुओं का परिष्करण या फिर शोधन क्या होता है। अब सवाल पैदा होता है, सर जब धातु बन गई थी तो उसके शोधन या परिष्करण की जरूरत क्यों पड़ी? तो ध्यान से देखिए, मैंने जब आपको यह बताया था कि धातु का निष्कर्षण कैसे होता है, प्राप्ति कैसे होती है, तो कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो हमें कैसे मिलती है भाई? अशुद्ध रूप में मिलती है, जैसे कि हमारा तांबा, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम या फिर हमारा जिंक। अब ये धातुएं कैसी होती हैं स्टूडेंट्स? तो ये धातुएं होती हैं आपकी अशुद्ध। अब भाई अशुद्ध धातु यदि है तो उसको आप क्या करोगे? शुद्ध करोगे ना। बात समझ में आ रही है? तो अशुद्ध धातु को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम कहते हैं परिष्करण या फिर शोधन। अशुद्ध धातु को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट्स परिष्करण या फिर शोधन। बात समझ में आ गई? तो कहानी जो है वो बड़ी सिंपल है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको शुद्ध धातु चाहिए भी। आप कहते हो ना ऐसे 24 कैरेट का गोल्ड चाहिए आपको, या फिर आपको एक ऐसा लोहा चाहिए राइट जिस पर जंग कम लगे, इसकी मजबूती ज्यादा हो। तो करना क्या है? अशुद्ध धातु को किसमें परिवर्तित करना है? शुद्ध धातु में। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या? परिष्करण। बात समझ में आ गई? चलिए तो एक काम करते हैं, देखो, तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु, और इससे हमें मिल रही है शुद्ध धातु। क्या कहते हो? क्या मिल रही है स्टूडेंट्स? तो हमें मिल रही है शुद्ध धातु। ठीक है, देखो अभी, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परिष्करण। क्या कहते हैं? तो इसे ही हम कहते हैं परिष्करण। परिष्करण, या फिर इसका एक और नाम है जिसको हम कह सकते हैं उर्फ शोधन। तो इसका एक और नाम क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो ये हो गया आपका परिष्करण उर्फ शोधन हो गया। कहानी समझ में आ गई? तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यदि आपके पास कोई अशुद्ध धातु है और यदि उससे आप शुद्ध धातु प्राप्त करना चाहते हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परिष्करण। बात समझ में आ गई? तो जो पिछली क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। धातु तो मिल गई भाई,
अब अशुद्ध से शुद्ध बनाने की प्रक्रिया कहलाएगी आपकी परिष्करण या फिर शोधन। अब ये कैसे हो सकती है? तो ये 6 तरीकों से हो सकती है। कितने तरीकों से हो सकती है? 6 से। पर क्या है, आपको पता था, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं धातु का निष्कर्षण, ये पूरा का पूरा एक अध्याय है कक्षा 12वीं में। तो परिष्करण के हमारे आसपास कितने तरीके होते हैं? तो परिष्करण के हमारे पास हैं 6 तरीके। स्टूडेंट्स, परिष्करण के कितने तरीके हमारे पास हैं? 6 तरीके। अब ये जो 6 तरीके हैं सारे तो कक्षा 10वीं में हम नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसमें से सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, विद्युत अपघटन वाला भाग। कौन सा वाला भाग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? हम इसका सिर्फ एक ही भाग पढ़ेंगे और वो क्या होगा? आपका विद्युत अपघटन। बात समझ में आ रही है? तो हम 6 में से सिर्फ एक तरीका देखने वाले हैं और वो क्या होगा? परिष्करण का कौन सा तरीका? विद्युत अपघटन वाला तरीका। बात समझ में आ गई? तो परिष्करण की पहले तो परिभाषा, ऐसी प्रक्रिया जिससे आप अशुद्ध धातु को परिवर्तित करते हो शुद्ध धातु में, उसको हम कहते हैं परिष्करण यानी कि शोधन। रिफाइनिंग कह सकते हो, फिनिशिंग कह सकते हो। और कितने तरीके? तो 6। कौन से? तो एक दो मैं आपको बता देता हूं। एक लिख लेना जोन रिफाइनिंग, एक क्या लिख लेना आप? जोन रिफाइनिंग। एक आप लिख लेना मॉन्ड प्रोसेस, निकल के परिष्करण के लिए उपयोग की जाती है। एक और तरीका क्या है? परिष्करण ऊष्मा द्वारा। और एक है आपका परिष्करण जो है वो विद्युत अपघटन द्वारा। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ एक ही चीज है, विद्युत अपघटन द्वारा परिष्करण। बात समझ में आ गई? तो हम करने वाले हैं कॉपर का, किसी का भी कर सकते हो, कॉपर का कर सकते हो, जिंक का कर सकते हो, एल्यूमिनियम का कर सकते हो, पर हम किसका करेंगे स्टूडेंट्स? हम करेंगे कॉपर का परिष्करण। किसकी मदद से? विद्युत अपघटन से। तो यदि आपने ये चीज नोट कर ली तो मैं आपको लेकर चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलो। तो हम करने वाले हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही है कि भाई जो कॉपर है, कॉपर का विद्युत, रुको इसको सही तरीके से लिखते हैं, अरे मजा आने वाला है। देखो, हम करने वाले हैं अशुद्ध कॉपर का, धातु तो मिल गई है, अशुद्ध कॉपर का। अब कॉपर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स कॉपर होगा आपका Cu, तांबा है क्योंकि अशुद्ध कॉपर का विद्युत अपघटन द्वारा, अपघटन कहां लिखेंगे? ये लिखेंगे यार, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, का विद्युत यहां लिख देते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा, नहीं ऐसे नहीं, हर चीज को क्रिएटिव तरीके से करना है हम लोगों को। बात समझ में आ रही है? चलो, का विद्युत अपघटन द्वारा, का विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा करने वाले हैं हम लोग परिष्करण, यानी कि आपका जो है शोधन, या फिर आप और क्या कह सकते हो? तो आप कह सकते हो फिनिशिंग या रिफाइनिंग। बात समझ में आ गई? कहानी बड़ी सिंपल है, क्या करेंगे? विद्युत अपघटन करेंगे। अब सवाल पैदा हो, सर ये विद्युत अपघटन किस चिड़िया का नाम है? तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो आपका अम्लीय विलयन होता है, जलीय विलयन होता है किसी भी यौगिक का, उसमें हम क्या करते हैं? 2 रॉड डाल देते हैं ऐसे। क्या डाल दिया? 2 रॉड डाल दी भाई, एक हो गई एनोड, एक हो गई कैथोड। एनोड कैसी? तो पॉजिटिव, कैथोड कैसी? तो नेगेटिव। और बैटरी से लगा दिया, एक कुंजी लगा दी बीच में। बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा? अब देखो, जब हम क्या करते हैं, इस पर हम देते हैं विद्युत, तो यहां पर होने लगता है आयनन और विद्युत अपघटन होने लगता है किसका? विद्युत अपघट्य का, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इंटरेस्टिंग सी कहानी है, विद्युत अपघटन आपके समझ में आ गया। अब करना क्या है, तो ध्यान से देखिए। तो अब सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि परिष्करण करने के लिए विद्युत अपघटन कैसे होगा। बात समझ में आ गई? तो अब क्या करोगे? तो एक तरफ अशुद्ध कॉपर है, एक तरफ जो कॉपर है वो कैसी है? अशुद्ध। और दूसरी तरफ क्या मिलेगी? परिष्करण हो गया, तो फिर हमें मिलेगी शुद्ध कॉपर। शुद्ध कॉपर यानी कि Cu लिख देता हूं मैं, समझ जाओ। कहानी आ गई समझ में? चलो अब करते हैं इसका जल्दी से विद्युत अपघटन और हम प्राप्त करते हैं अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर। क्लियर? बड़ी सिंपल सी कहानी है। चलिए, क्या कहते हो?
बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी मेहनत से बनाए हो आप लोगों के लिए, बात समझ में आ रही है? एकदम ध्यान से सुनोगे, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग के अंदर फिट करूंगा, ठीक है? अब देखो हुआ क्या, आपने यहां पर लिया CuSO4 का विलियन। कौन सी चीज ली भाई? कॉपर सल्फेट का विलियन ले लिया। अब कॉपर सल्फेट का जो विलियन है उसमें आपने 2 पट्टियां डाली। कितनी पट्टियां डाली? 2 डाली। करना क्या है? अशुद्ध कॉपर जो है उसमें से अशुद्धियां निकालनी है, तो अपने आप वो किस में परिवर्तित हो जाएगा भाई? शुद्ध कॉपर में। अब एक पट्टी जो थी उसने आपने अशुद्ध धातु की ले ली, एक पट्टी जो थी आपने अशुद्ध धातु की ले ली, दूसरी पट्टी जो थी वो आपने शुद्ध धातु की ले ली। बात समझ में आ रही है? अशुद्ध धातु की आपने क्या ले ली? एक पट्टी ले ली, उसको आपने एनोड कह दिया। दूसरी जो पट्टी है उसको आपने शुद्ध धातु की ले ली, इसको आपने कैथोड कह दिया। कहानी समझ में आ गई? तो इसको बढ़िया तरीके से जो है अपनी कॉपी में आप नोट करें सबसे पहले तो डायग्राम को। ठीक कर लिया नोट? चलो, तो एनोड हो गई अशुद्ध धातु और कैथोड आपकी कैसी हो गई भाई? शुद्ध धातु। अब जो एनोड होगी वो कैसी होगी? तो धनात्मक होगी। कैथोड कैसी होगी? तो ऋणात्मक होगी। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप परिष्करण कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं, तो वहां पर जो एनोड होगा वो कैसा होगा? अशुद्ध होगा। इसमें से जो है कॉपर को बाहर निकालना है और किस में जमा करना है भाई? कैथोड पे जमा करना है। बात समझ में आ गई? तो अशुद्ध क्या होगा? अशुद्ध होगा एनोड और शुद्ध पट्टी किसकी होगी? कैथोड की होगी। पक्का? चलो अब देखते हैं अभिक्रियाएं कैसी होगी। तो इस विलयन में अभिक्रियाएं कैसी होगी तो ध्यान से देखिएगा। अशुद्ध धातु में से सबसे पहले हम देखते हैं एनोड पर अभिक्रिया। तो एनोड पर अभिक्रिया कैसी होगी? होगी भाई ये जो कॉपर है कैसा है? अशुद्ध में से निकलेगा। लिख देता हूं यहां पर मैं, अशुद्ध था, है ना? अब वो जो अशुद्ध पट्टियां थी उसमें क्या था स्टूडेंट्स? उसमें दोनों चीज थी, कॉपर भी था और अशुद्धियां भी थी। अब जैसे ही आपने विद्युत दिया तो उसमें से कॉपर बाहर निकल गया, तो कॉपर बाहर निकल गया और टूट गया Cu2+ में, और साथ में क्या मिला भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। तो ध्यान से देखो, वो जो Cu2+ निकला वो विलयन में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले गए? धन आपके पास जो टर्मिनल था बैटरी का वहां चले गए। बात समझ में आ रही है? धनात्मक सिरे की तरफ चले गए। क्यों चले गए उस सिरे की तरफ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और वो ये बैटरी का भाग कौन सा है भाई? पॉजिटिव है। तो हुआ क्या? ध्यान से देखो, आपका जो एनोड है जिसमें अशुद्ध धातु थी, अशुद्ध धातु बेसिकली थी क्या? अशुद्ध धातु थी स्टूडेंट्स आपकी कॉपर के साथ में और भी दूसरे जो तत्व थे वो थे अशुद्धियां थी। तो हुआ क्या? एनोड से कॉपर निकला और कॉपर का जो आयन है वो चला गया विलयन में और इलेक्ट्रॉन चला गया उधर पे बैटरी की तरफ। ठीक है, और अशुद्धियां कहां गई? तो भाई ये अशुद्धियां आ गई। ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई? तो ये हो गई आपकी अशुद्धियां। तो ये क्या हो गई स्टूडेंट्स? अशुद्धियां हो गई। अब ये किसमें से बाहर निकली है? ध्यान से देखो, सब कुछ कॉमन सेंस वाला खेल है। किसमें से बाहर निकली भाई? एनोड में से बाहर निकली। तो इसको हम कहते हैं एनोड मड या एनोड पंख। पंख यानी क्या होता है? कीचड़ होता है, और पंकज यानी क्या होता है भाई? आपका कमल होता है। बात समझ में आ रही है? तो देखो, तो एनोड पंख क्या होगा? ये आपका होगा अपद्रव्य। अपद्रव्य मतलब जो सेकेंडरी आपको मिला, जिसको जो कोई काम का नहीं है, राइट? तो किसमें से निकली अशुद्धियां? तो अशुद्धियां यहां से निकली, अशुद्धियां यहां से निकली और वो निकलकर चले गई किस तरफ? आपके नीचे की तरफ, वो वहां पर जमा हो गई। अब एनोड में से निकल रही हैं अशुद्धियां, इसलिए हम उसको बोलेंगे एनोड पंख। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, दिमाग के अंदर फिट करूंगा पूरी कहानी। देखो, ये जो पट्टी आपको दिख रही है इसके अंदर कॉपर भी है, अशुद्धि भी है। कॉपर ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया इस वाले को, खुद कहां चला गया? विलयन में। बात समझ में आई? और अशुद्धि जो थी वो नीचे बैठ गई। तो क्या होगा? ये वाली जो रॉड है ये धीरे धीरे पतली होने लगेगी। एनोड जो है वो धीरे धीरे कैसी होने लगेगी? ये होने लगेगी पतली 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 पतली। कैसी होने लगेगी? पतली होने लगेगी। तो अब यदि ये पतली होने लगेगी तो ये ऐसा दिखने लगेगा। अब देखो, आपके समझ में आया होगा? ये कुछ समझ में आया क्या? पक्का? अब ये हो गई आपकी पहली कहानी, ये हो गई आपकी पहली कहानी। अब मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाई थी इसके पहले वाले चैप्टर में, नहीं पढ़ी तो जल्दी से जाकर देख लो बच्चों। पर अब आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ है? तो देखो, Cu जो है Cu2+ में परिवर्तित हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ चुकी है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण।
ये कौन सी चीज हो गई स्टूडेंट्स? तो ये हो गया ऑक्सीकरण। कहानी समझ में आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो ये क्या हो गया आपका? ऑक्सीकरण हो गया। चलिए अब ये आधी कहानी खत्म हो चुकी है अपनी। अभी जो Cu2+ विलियन में गया था, यहां से ये Cu2+ किस तरफ चला गया? अभी कैथोड की तरफ चला गया। तो कैथोड पर क्या हुआ, ये भी तो इंटरेस्टिंग है ना। चलो तो बात करेंगे कैथोड के साथ। अब कैथोड पर क्या हुआ स्टूडेंट्स? तो कैथोड पर क्या हुआ? कैथोड कैसा था भाई? शुद्ध था। कैथोड कैसा था? शुद्ध था। इतना सारा देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो कैथोड कैसी थी? शुद्ध पट्टी थी। अब कैथोड पर क्या हुआ? तो ध्यान से देखो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। कॉपर का जो Cu2+ था, इधर से निकला था ना ये वाला Cu2+, उसने वहां से इलेक्ट्रॉन ले लिए। भाई कौन से टर्मिनल से लगा हुआ है? बैटरी के नेगेटिव से। नेगेटिव टर्मिनल से लगा है, मतलब बहुत सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कहानी समझ में आई? तो यहां से आया इलेक्ट्रॉन, यहां से Cu2+ गया। एक तरफ से आया Cu2+, एक तरफ से आया इलेक्ट्रॉन, और दोनों ने क्या बना लिया? Cu बना लिया। कुछ बात समझ में आई? तो ये जो Cu मिला मिला मिला, ये कैसा मिला स्टूडेंट्स? तो ये मिला शुद्ध। तो आप ध्यान से देखो ना, कितना आसान तो है कि ये Cu ऊपर गया, उसने इलेक्ट्रॉन को लिया, Cu2+ आया, इलेक्ट्रॉन आया, दोनों आपस में मिल गए, और कॉपर जो है उसका जो आपका परमाणु है वो कहां कहां पर जमा होने लगा? तो भाई यहां पर जमा होने लगा। तो इसका धीरे 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 क्या होने लगेगा? इसका जो आकार है वो कैसा होने लगेगा? ज्यादा होने लगेगा। क्या आपको कुछ समझ में आई कहानी? एकदम आसान थी। तो यहां से क्या हो रहा है? कॉपर निकल रहा है, अशुद्ध पट्टी धीरे धीरे पतली हो रही है, और ये पट्टी धीरे 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 क्या हो रही है? तो ये हो रही है धीरे धीरे कैसी होती जा रही है भाई? तो मोटी होती जा रही है। क्यों मोटी होती जा रही है? क्योंकि अशुद्ध कॉपर में से शुद्ध कॉपर निकलकर कहां जमा हो रहा है स्टूडेंट्स? आपके कैथोड पर। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्या हुआ, एक ऐसा समय आएगा कि यहां से पूरे कॉपर के आयन निकल जाएंगे, इधर पर जाकर जुड़ेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ में, और कॉपर की ये पट्टी मोटी होती जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो शुद्ध पट्टी होती है वो बढ़ती जाती है, अशुद्ध पट्टी जो है उसका आकार जो है वो कम होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अशुद्ध पट्टी से शुद्ध कॉपर जो है वो बाहर निकाल लिया, और अशुद्धियां जो थी वो नीचे की तरफ बैठ गई। तो कहानी इंटरेस्टिंग है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, इसमें अभिकारक का ऑक्सीकरण संख्या धन 2 थी, यहां पर 0 है। तो ऑक्सीकरण संख्या धन 2 से कितनी हो गई? 0 हो गई, मतलब कम हो गई। कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स कि यहां पर हुआ अपचयन। यहां पर क्या हुआ आपका? तो अपचयन हुआ। तो एक चीज हमेशा याद रखें कि कैथोड जो होता है उस पर होता है अपचयन, एनोड जो होता है उस पर होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या? तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ना। अब यदि पहली बार कोई ये चैप्टर पढ़ रहा होगा ये टॉपिक, तो उसके तो पक्का ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन भी आता है इसमें। तो आप क्या करेंगे, इसके पहले वाला जो चैप्टर है वहां पे हमने बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं, अब वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्या हुआ भाई, ध्यान से देख लो। तो आपका एनोड अशुद्ध था, कैथोड आपका शुद्ध था। कहानी आपको क्लियर है? ठीक है, चलो इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो, अभिक्रिया नोट कर लो, जो मैंने बताया है उसको भी अपनी कॉपी में आप अपने शब्दों में नोट कर लो, क्योंकि अपने आप को मतलब आपको आपसे अच्छे तरीके से कोई नहीं समझा सकता। कोई किताब नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स। हम सिर्फ एक क्या है, हम एक सिर्फ क्या है भाई, कैटलिस्ट हैं, उत्प्रेरक हैं। हम सिर्फ एक माध्यम है, पर आप अपने शब्दों में लिखेंगे तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, चलो क्या कहते हो, कहानी समझ में आ गई? तो एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध में से Cu2+ निकलेगा और गंदगी नीचे बैठ जाएगी। Cu2+ जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहां पर जमा होता जाएगा। अशुद्ध धीरे धीरे पतली होती जाएगी, शुद्ध धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। खत्म खेल। ठीक है, चलो तो ये था आपके कॉपर का परिष्करण। ठीक, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लिया जाए, कॉपी में बढ़िया वाला डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना। अच्छा डायग्राम जो है वो आपके मार्क्स को बढ़ा देता है स्टूडेंट्स। ठीक, चलो आई कहानी समझ में, वही डायग्राम है, आगे पीछे हो गए एनोड एंड ऑल दैट, है ना। तो बिल्कुल आसानी से समझने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है स्टूडेंट, संचारण क्या होता है, संचारण की कहानी भी समझेंगे आज। देखो, जो धातुएं होती हैं वो जल वाष्प, वायु, अम्ल,
कार्बोनेट सल्फेट की उपस्थिति में क्या होने लगती है, उनकी सतह के ऊपर क्षरण होने लगता है और वो ऑक्साइड कार्बोनेट की परत बनाने लगती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण यानी कि क्षरण होना, क्षरण होना यानी कि डिके होना, यानी कि कोरोजन होना। क्या होना है स्टूडेंट्स? कोरोजन होना। इसके बहुत सारे उदाहरण हम अपने आसपास देखते हैं। कैसे? लोहा जो है उसमें जंग लग जाता है, कॉपर जो है आपका उसमें क्या होता है भाई, हरापन आ जाता है, सिल्वर जो है आपका उसमें क्या होता है, तो उसमें कालापन आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं जो कार्बोनेट, अम्ल, वायु, वाष्प की उपस्थिति में होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संक्षारण। बात समझ में आ गई? अब इस संक्षारण को थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। तो क्या क्या देखो, 3 परख नली दिख रही होगी, ए बी सी, ठीक है। वायु और जल दोनों यदि होंगे तो ही क्या होगा, संक्षारण होगा। किस में? तो आयरन की जो कील है उसमें। ध्यान से देखना, पहली परख नली में यहां जल है, यहां वायु है, दोनों हमारे लिए जरूरी है बट आयरन के लिए जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता वो आयरन को यानी कि लोहे को खराब कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ, वायु भी है, जल भी है, देखो संक्षारण हो गया, निशान दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो पानी लगने से लोहे की चीजें खराब हो जाती है। अब दूसरे वाले में क्या हुआ, सिर्फ जल है और वायु, और देखो अब तेल डालोगे तो भाई तेल ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो वायु और जल मिल ही नहीं रहे हैं आपस में। अब जब वायु और जल आपस में नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें देखो नहीं लगेगा, देखो लिखा हुआ है उबलता हुआ आश्रित जल। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर की जो विलीन वायु है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ जल है, तो सिर्फ जल के होने से भी क्या नहीं होगा, संक्षारण यानी कि लोहे में जंग नहीं लगेगा। पर हम तीसरे एग्जांपल में देखते हैं, शुष्क वायु है, शुष्क वायु, अब जल नहीं है और जल के यदि कुछ एक वाष्प और बूंद रहे होंगे तो उसको किसने सोख लिया है स्टूडेंट्स, तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड ने। यहां पर निर्जल का मतलब होता है एनहाइड्रस, जो क्या करता है, जल वाष्प को सोख लेता है। बात समझ में आ रही है? आप कई बार इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदते हैं, आप बहुत सारी चीजों को बाहर से शॉपिंग में मंगवाते हैं, जैसे आपने एक बढ़िया वाली बॉटल खरीदी है तो आपने देखा होगा उसके अंदर सिलिका जेल के ऐसे पैकेट बने रहते हैं, साबुदाने जैसे। तो वो क्या होते हैं, वो एनहाइड्रस होते हैं, वो निर्जल होते हैं। उनका काम होता है जल वाष्प को उस चीज से दूर रखना। बात समझ में आ रही है? तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड शुष्क कर्मक जो था आपका, एनहाइड्रस जो था, उसने क्या किया, जल वाष्प को सोख लिया। अब तीसरे वाली परख नली में सिर्फ अंदर वायु है, इस वाली परख नली में सिर्फ जो है अंदर की तरफ जल है। तो देखो जल में भी संक्षारण नहीं हुआ, जंग नहीं लगा, और वायु में भी संक्षारण नहीं हुआ और जल नहीं लगा, जंग नहीं लगा। पर यदि जल और वायु दोनों हैं तो क्या होगा, संक्षारण होगा और जल लगेगा, जंग लगेगा। बात समझ में आ गई? तो लोहे को आपने 3 अलग अलग परख नलियों में रखा, जल वायु दोनों होने के कारण क्या, जल वायु का मतलब वो वाली जलवायु नहीं, भूगोल वाली है ना, इधर उधर कनेक्ट करते हो फिर उल्टे सीधे कमेंट्स में पूछते हो, ठीक है। वायु और जल यदि दोनों हैं, घुमा दिया मैंने, उल्टा कर दिया, आप नहीं होगे कंफ्यूज। वायु और जल दोनों जो है इसके होने पर ही जंग लगेगा, सिर्फ जल या सिर्फ वायु में जंग नहीं लगेगा। बात समझ में आई? तो स्टूडेंट्स फिर से एक बार देख लेते हैं, किसी भी धातु में कार्बोनेट के कारण, सल्फेट के कारण, जल वाष्प के कारण, वायु के कारण, जल के कारण, क्षार के कारण, अम्ल के कारण यदि उसकी सतह पर परत बनने लगती है, वो अभिक्रिया कर एक अपना ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट बनाना चालू कर देता है, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। बात समझ में आ रही है? यही तो पढ़ना था, ध्यान से देखो, ये देखो खेल यही तो है। तो पहला भाग हम लोगों ने कर लिया, अब हम संक्षारण देख रहे हैं और इसके उदाहरण देख रहे हैं। कौन से उदाहरण? तो कहानी सिंपल सी है भाई, कौन से उदाहरण होंगे? तो आपका जो लोहा है वो कैसा हो जाता है, लालपन आ जाता है, भूरापन आ जाता है, जंग लग जाता है। कॉपर जो है वो हरा हो जाता है, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कॉपर कार्बोनेट की एक परत बन जाती है, हरापन आ जाता है। आपने देखा होगा ये जो कॉपर के यानी तांबे के बर्तन होते हैं, हमारा जो पूजा करने वाला लोटा होता है, ये एक समय बाद अजीब से इसके ऊपर परत आ जाती है। फिर आप क्या करते हो, नींबू की शक्ति, फिर आप नींबू और नमक का घोल मिलाते हो उसको। आप अब ये एक्सपेरिमेंट करना, पूजा करने वाला जो लोटा रहेगा उसको ऐसे रखना, कोई भी तांबे का बर्तन है उसको ऐसे रखना, उसके ऊपर जो है ना आप ऐसे नींबू का रस डालना, जल्दी साफ नहीं होगा, फिर आप नमक डालना उसके ऊपर चुटकी भर। आप देखेंगे कि आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, एकदम वो चमचमाता हुआ तांबा जो है आपके सामने होगा और कॉपर कार्बोनेट की जो भी परत उसके ऊपर बनी थी वो अपने आप निकल जाएगी।
कुछ बात समझ में आई? मतलब ये कि इसके पीछे भी रसायन विज्ञान ही है, इसके पीछे संक्षारण को आपने दूर कैसे किया ये हमने समझा। ये एक्सपेरिमेंट करना, तांबे का लोटा लीजिए, कोई भी बर्तन लीजिए, उसके ऊपर नींबू का रस डालिए। सिर्फ नींबू के रस से अच्छे से साफ नहीं होगा, सिर्फ नमक से करोगे तो भी अच्छे से साफ नहीं होगा, बट नींबू का रस और नमक दोनों डालोगे बहुत अच्छे से वो साफ हो जाएगा। मतलब आपने संक्षारण के बाद बनने वाली जो परत थी इसको क्या किया? हटा दिया। बात समझ में आई? चलो, तो संक्षारण किसमें हुआ? लोहे में देखा भाई हमने जंग लगना, कॉपर के ऊपर हरापन, चांदी के ऊपर कालापन। तो ये संक्षारण के क्या थे स्टूडेंट्स? उदाहरण थे। बात समझ में आ गई? चलिए, अब सवाल पैदा होता है, सर उदाहरण तो बता दिया, परेशानी जो है संक्षारण के कारण वो तो आपने बता दी, अब इसका उपाय भी तो बताइए। तो उपाय क्या होगा, कैसे सुरक्षा करेंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है। उपाय कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? तो ध्यान से देखो, ये 4 तरीके हैं, जिसमें सबसे जो आसान है वो क्या है? पेंट करना। पेंट कर दीजिए आप देखिए अपने दरवाजे पे, खिड़की पे, गेट पे आप कितना पेंट करते हैं? क्यों करते हैं भाई? ताकि वो क्या करे, देखो 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 देखो, संक्षारण से सुरक्षा कैसे करोगे? तो ऐसे करोगे। ये रही आपकी कोई लोहे की रॉड स्टूडेंट्स, ये रही लोहे की रॉड। अब भैया ऐसा है, जल वाष्प के संपर्क में आएगी, वायु के संपर्क में आएगी, अम्ल के संपर्क में आएगी, तो संक्षारण तो होगा। कुछ मत करो, सिंपल सी कहानी है। इसके ऊपर एक दूसरे रंग की एक इसके ऊपर परत लगा दो आप। जैसी परत लगाया आपने, संपर्क खत्म, संपर्क खत्म तो संक्षारण खत्म। कहानी समझ में आई? इसलिए जब पेंट करते हैं तो पेंट क्या करता है, ये जो धातु होती है इसकी सतह और जलवाष्प, अम्ल, जो भी चीजें जिसके कारण संक्षारण और उसके बीच में आ जाता है। बोलता है नहीं, जैसे डर और आपकी जो परीक्षाएं हैं, आपका जो डर है और आपके बीच में आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। कहानी समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्या होता है, परत जो है वो बीच में आ गई, अब संक्षारण नहीं होगा स्टूडेंट्स। कहानी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कैसे करोगे? तो देख लो, तो एक तो पेंट कर सकते हो, और क्या तरीका है भाई? तेल लगा दो उसके ऊपर या फिर ग्रीस से पुताई कर दो। इससे भी क्या होगा? संक्षारण से मुक्ति मिल जाएगी। और अच्छा तरीका है यशद लेपन। सवाल पैदा होता है, सर ये यशद लेपन क्या है? ये तो बड़ा भयंकर सा नाम है, तो यशद लेपन बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो यशद लेपन है ये क्या कहानी है वो देख लेते हैं। देखो, अब लोहे के ऊपर ना आपने ये सुना होगा जीआई तार। क्या आपने जीआई तार सुना है? तो यदि आपने जीआई तार सुना है तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका? गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसका फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? गैल्वेनाइज्ड आयरन। अब गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब क्या हुआ? तो लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी, जिंक की परत चढ़ा दी। किसके 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 ऊपर? तो लोहे के ऊपर। ये लोहे की रॉड थी। बात समझ में आई? तो लोहे की रॉड के ऊपर आपने क्या किया? आपने जस्ते की परत चढ़ा दी। ये लो जस्ते की परत चढ़ा दी। तो लोहे के तार के ऊपर, लोहे की रॉड के ऊपर आप यदि जिंक या जस्ते की परत चढ़ाएंगे तो इसको हम बोलेंगे यशद लेपन। तो यदि आपने, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई? गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? तो हम बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। अब जिसका गैल्वेनाइजेशन हो गया वो गैल्वेनाइज्ड हो गया। कहानी समझ में आ रही है? तो उसको हम बोलेंगे गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसको नोट करो। चल रहे हैं अगले उस तरीके की तरफ जिसमें हम ये देखेंगे कि हम संक्षारण से कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलो जल्दी से देख लो। नोट कर लिया स्टूडेंट्स? तो अब यशद लेपन यदि आप करेंगे, लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाएंगे, तो इससे होगा क्या? इससे जो है आपका लोहा और जो वातावरण में मौजूद चीजें उसको संचारित करती हैं वो दूर दूर हो जाएंगी। इसलिए जीआई तार जो होता है वो होता लोहे का है, पर देखना उसका रंग जो है वो लोहे जैसा नहीं होता है, अलग प्रकार की उसमें चमक होती है। बात समझ में आ गई? और कौन सा तरीका है? तो और एक तरीका है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो भाई, मिश्र धातु बना दो। आप उसके मिश्र धातु बना दो। आप सोचो कि एक तरफ लोहे का एक बर्तन है, एक तरफ स्टील का एक बर्तन है। लोहे के बर्तन में संक्षारण हो जाएगा, बट स्टील के बर्तन में संक्षारण नहीं होगा स्टूडेंट्स। पता है क्यों? स्टील में भी आपका जो है 96% जो है वो आयरन ही है, बट उसमें आपका जो है कार्बन है, थोड़ा सा क्रोमियम है। तो इससे क्या होता है कि देखो एक तरफ उसकी चमक बढ़ गई। बात समझ में आ रही है? संक्षारण नहीं हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि स्टील में भी अधिकतम जो भाग है वो लोहा ही है, पर आपने बना दी उसकी मिश्र धातु।
तो आपने बना दी उसकी क्या भाई मिश्र धातु बना दी। अब जैसी आपने इसकी मिश्र धातु बनाई तो उससे क्या हुआ, क्या हुआ, कहां करेंगे, यहां करेंगे, क्या करते हैं, चलो इसको नोट कर लिया ना आपने। तो जैसी आपने मिश्र धातु बनाई तो उससे क्या हुआ कि लोहे के ऊपर जो है अब उसके रासायनिक गुणधर्म बदल गए, अब वो जो है जंग नहीं लग रहा उसके ऊपर। बात समझ में आ रही है। तो हम कुछ एक मिश्र धातु देख लेते हैं। तो संक्षारण से सुरक्षा के लिए हमारे पास तरीके हैं। क्या बनाइए भैया, मिश्र धातु बनाइए। क्या बनाइए, क्या बनाइए, क्या बनाइए, तो मिश्र धातु बनाइए। कैसे बनाइए, तो कहानी सिंपल है। देखो आप जो भी तत्व का, जिस भी धातु को आप बचाना चाहते हैं उसके ऊपर आप दूसरे तीसरे से 2-3 अलग अलग आप उसमें धातु और तत्व मिला दीजिए, वो बन जाएगी आपकी मिश्र धातु या मिश्रातु भी कहते हैं इसको। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम मिश्रातु भी कहते हैं, मिश्रातु। बात समझ में आ गई, मिश्र धातु या फिर मिश्रातु। कौन से उदाहरण हैं, तो ध्यान से देखो। एक तो भाई आपका पीतल है, एक तो आपका जो है क्या है, पीतल है, फिर कांसा है, कांस्य है, ठीक है, और क्या है, तो स्टील है। और आपने देखा होगा जब आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के तार टूट जाते हैं तो उसको जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं रांगा यानी कि सोल्डर। तो हम सोल्डर भी उपयोग करते हैं किसको जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के जो तार ऐसे देखा होगा ना, ऐसे ड्रॉप ऐसे पिघला के डाल देते हैं, उसको चिपका देते हैं वायर को, तो वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, सोल्डर है। स्टील है, बर्तन बनाए जाते हैं, कांसा है, पीतल है, ऐसी कई सारी चीजें हैं। बात समझ में आ रही है, जो किसका निर्माण करती है, मिश्र धातु का। अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भैया कौन से मिश्र धातु में कौन से आपके जो धातु हैं वो किस अनुपात में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से मिश्र धातु बनाना एक तरीका हो सकता है। मजबूत भी होते हैं, काम भी ज्यादा आते हैं, उपयोग में भी ज्यादा आते हैं, राइट। और क्या हो सकता है, तो यशत लेपन हो सकता है, जिंक की आप परत लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, पेंट लगा दीजिए। इस तरीके से क्या होगा, आप जो है संक्षारण से सुरक्षा पा सकते हैं। कहानी समझ में आ गई। तो आज की क्लास में हमने ये देखा है स्टूडेंट्स कि यशत लेपन क्या होता है, मिश्र धातु कैसे बनती है, ठीक है। हमने ये जाना कि परिष्करण कैसे करेंगे आप धातुओं का। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजों को हमने समझ लिया है। अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर को तो हमने बढ़िया तरीके से जितनी चीजें होमवर्क में दी हैं वो पक्का आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इन सारी चीजों को हमने बढ़िया तरीके से देख लिया है। अब अगला जो चैप्टर है वो हमें कहां पर मिलेगा, तो वो मिलेगा स्टूडेंट्स हमें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। घबराने की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, इंग्लिश मीडियम में इधर जाइए, हिंदी मीडियम में यहां क्लिक कीजिए। सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स आपके सामने हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सब कुछ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है। कोई भी पैकेज नहीं खरीदना, कोई कूपन सिस्टम नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत विकसित भारत। क्लियर। चलो दूसरे चैप्टर्स के लिए क्लिक करो, किया क्लिक, आगे बढ़े। ये लो, अब मैं बात सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियोस की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वन शॉट रिवीजन की, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, एमसीक्यूज की। साथ में हम करने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और भी बहुत सारी चीजें यहां पर हम लगाएंगे विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप क्लिक कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। आपने क्लिक किया, आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब यह है कि यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के किसी भी विषय में, किसी भी माध्यम में, किसी भी टॉपिक में कोई भी यदि दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे हिंदी पर, क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। हम रसायन विज्ञान में और धमाका करने वाले हैं, बहुत सारा नॉलेज गेन करने वाले हैं। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।